तो वे साथियों, वो लाइव ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण लाइव ब्रॉडकास्ट बीच में कट गया किसी की कॉल आने की वजह से। तो दोबारा से जितने भी साथी जुड़े हुए थे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोबारा से आप लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जो सच है उस सच को शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेशन न माने। और अगर लगता है कि ये बात झूठी है तो आप बिल्कुल भी शेयर न करें। बिल्कुल भी आप अपना टाइम वेस्ट न करें अगर आपको लगता है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो बात चल रही थी साथियों कि मनुस्मृति की, कि मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते थे। डियर फ्रेंड्स, वो जो मूल मनुस्मृति है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें जो मैक्स मुलर के द्वारा ट्रांसलेट की हुई मनुस्मृति है वो इस प्रकार से उसमें अर्थ निकाले गए। और जैसा कि मैंने पहले अब लाइव कट गया उसमें बताया था, तो कुछ साथी अब इट मे भी कि नए साथी जुड़ेंगे वे सुनेंगे। आपने इस बात का पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड में पढ़े, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि लंदन में है। लंदन से 80 किलोमीटर दूर एक शहर है ऑक्सफोर्ड, और उसी ऑक्सफोर्ड शहर में एक विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जर्मन देश से थे वो लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में ही की, और इंग्लैंड में ही मतलब वो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लग जाते हैं। और उन्होंने भारत के वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में सुना, उनकी जिज्ञासा हुई, क्योंकि विद्वान व्यक्ति की हमेशा जिज्ञासा होती है कुछ नया सीखने की। तो उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी पहले। संस्कृत भाषा सीखने के बाद उन्होंने हमारे देश के जो वेद थे, वेद शास्त्र, पुराण, मनुस्मृति सब कुछ पढ़ डाला। और अंग्रेज भी जानते थे कि मैक्स मुलर बहुत विद्वान व्यक्ति है। अंग्रेज यहां भारत में लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। और यहां पर लोग, भारत में लोग, जब 1857 में साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद अंग्रेज अलर्ट हो गए कि यहाँ के लोग तो आजादी के लिए संघर्ष करने लगे हैं और इन्हें तो किसी न किसी तरीके से दबा कर रखना पड़ेगा। तो वो जानते थे कि जो मैक्स मुलर है वो विद्वान है, मैक्स मुलर से मिलते हैं और मैक्स मुलर से मिलकर कहते हैं कि आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट ऐसा करो कि हिंदुओं को अपने ही धर्म ग्रंथों से नफरत हो जाए। तो बड़ी चतुराई से डियर फ्रेंड्स उनको ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि अर्थ का अनर्थ करके वो वहां पर लिख दिया जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कहते हैं ना कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मनुस्मृति में ऐसे नहीं लिखा हुआ था।
मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था कि जो गुरु के शरण में नहीं गया है, यानी कि जो कभी गुरुकुल में नहीं गया है, वो वेद नहीं पढ़ सकते। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें गलत क्या था कि उनके वेद थोड़े ही समझ में आएंगे जो गुरु के पास ही नहीं गया। इसका मतलब आप पॉजिटिव भी तो निकाल सकते हैं ना। पॉजिटिव क्या होगा कि गुरु की महिमा है, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा, तब आपने वेद पढ़ने हैं। लेकिन यहां पर अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है कि ये वेद नहीं पढ़ सकते, शूद्र है। और डियर फ्रेंड्स, ये बात बाबा साहब की एक पुस्तक है, हु आर द शूद्रास, शूद्र कौन कौन है। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि मैं संस्कृत भाषा का कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, और ये चीज आप भी मानते हैं क्योंकि उनका ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज से संपर्क रहा है। वैसे तो कई भाषाएं जानते थे, लेकिन जो मेन जो भाषा थी वो उनकी इंग्लिश थी। और मैं 15 वर्षों तक मैक्स मुलर के लिखी हुई जो किताबें हैं, यानी कि जो मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट की, मैक्स मुलर ने जो ट्रांसलेट की है, उन्हीं के ऊपर मेरा ज्ञान निर्भर रहा है। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट की है। शूद्रा कौन है आप पढ़ लेना। पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति ने किसी से नहीं छीना। ये भी नहीं है कि महिलाओं को के ऊपर कोई पाबंदी थी। समय के अनुसार खामियां आती रहती हैं, कमियां आती रहती हैं। कोई भी नियम होता है, उस नियम का गलत इस्तेमाल लोग करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज भी करते हैं। किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल तो आज भी करते हैं। वो नियम तो सही होता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दहेज के ऊपर कानून है, 90% लोग दहेज के कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो आप कोर्टों में जाकर देख लेना कि किसी भी बात पर झगड़ा हो, किसी भी बात पर अगर झगड़ा है पति पत्नी का, चाहे बात कुछ भी है, उसमें ये चीज 100% होगी कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है ससुराल में। सास और ससुर का नाम भी लिखाया जाता है, चाहे सास और ससुर अलग रहते हो। तो कानूनों का तो गलत इस्तेमाल लोग आज भी करते हैं, उस समय भी किया होगा। लेकिन साथियों, हमने जुड़ना है, न कि हमने टूटना है। जो जैसे छुआछूत की जो चीजें आई, क्यों आई भी, इसके ऊपर मैं कई लाइव वीडियो में बता भी चुका हूं कि छुआछूत क्यों आई। और जो रही बात ऊंच नीच की कि ये जाति ऊंची है, ये नीची है, ये एक इंसान की, डियर फ्रेंड्स, एक ह्यूमन नेचर है। इसको एक बार जाति से हटाकर देख ले, हटाओ जाति को। वैसे भी 4-5 व्यक्ति बैठे होंगे, चाहे वो एक ही कास्ट के हों, बाकी कास्ट को हटा दे, तो उन 4-5 व्यक्तियों में हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मैं इनसे सीनियर हूं, और वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसा जातियों में भी हुआ है कि सुपीरियर हम हैं, हम बड़े हैं। और एक जाति में, उसी जाति में फिर उसी जाति के ये
में उपजातियां भी निकल आई, चाहे कोई भी जाति ले लें आप। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैला दिया, तो ब्राह्मण में किसने फैला दिया? फिर जो ब्राह्मण है उनमें भी ऐसा है कि ये बड़ा पुरोहित है, ये मुझसे छोटा पुरोहित है, ये उससे भी छोटा पुरोहित है। तो ये चीज ब्राह्मणों में भी है, ये जाट में भी है, ये चमार में भी है, ये हर कास्ट में मिलेगा आपको, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। और ये ह्यूमन नेचर अब हमने मतलब इसके ऊपर काम करना होगा। जो पहले के काम धंधे थे डियर फ्रेंड्स, वो सारे काम धंधे अब बदल चुके हैं, बिल्कुल वो काम धंधे बदल चुके हैं। आज सारा का सारा जो काम है वो मशीनें करती हैं, मशीनों से काम होता है। कोई हाथ का काम, कपड़ा, पहले तो कपड़ा हाथ से बुनते थे, अब कौन बुनता है हाथ से कपड़ा? पहले चमड़े की जूती बनती थी, हाथ से बनाई जाती थी, ठीक है। अब पहली बात तो जूती पहनने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम हो गई। आने वाले 20 वर्ष बाद जूती को कोई पहनने वाला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जूते आते हैं, कंपनी के जूते आते हैं, चमड़े के जूते आते हैं, सारी फैक्ट्री में तैयार होते हैं। और वो फैक्ट्री किन की है? फैक्ट्री है किन की? किसी दलित की फैक्ट्री है क्या? अगर चमड़े की फैक्ट्री है, किसी दलित की है फैक्ट्री वो? क्या किसी व्यक्ति का, मान लिया कि जो लिबर्टी है, लिबर्टी के जूते आते हैं, क्या लिबर्टी के मालिक को आप चमार बोल दोगे जाकर? जिंदल का लोहे का काम बहुत ज्यादा है, टाटा का बहुत ज्यादा है काम लोहे का, क्या आप उन्हें लोहार बोल दोगे? तो वो पहले जो चीजें थी, पहले जो नाम थे, वो चेंज हो चुका है, टोटल चेंज हो चुका है। पहले बाल काटने वाले को नाई बोलते थे, आजकल हेयर ड्रेसर बोलते हैं। आप शहरों में जाएंगे तो हर दुकान के ऊपर आपने लिखा मिलेगा फलाना हेयर ड्रेसर, फलाना हेयर ड्रेसर। और उसमें कोई कास्ट मायना नहीं रखती कि किस कास्ट का है ये। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कास्ट सर्टिफिकेट में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, किसने लिखी? सरकारी दस्तावेज में साथियों ये कास्ट अगर आई है तो इसके पीछे अंग्रेजों का हाथ है, न कि ब्राह्मणों का हो। ना ही इसमें अंबेडकर का हाथ, ना ही ब्राह्मणों का। ये दोनों ही तरफ से गलतफहमी बनी हुई है। जो अंबेडकरवादी हैं वो ब्राह्मणों के ऊपर दोष ठोक रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाई है जन्म के आधार पे। नो, ऐसा नहीं है। और जो उस थ्योरी वाले वो सोच रहे हैं कि अंबेडकर ने इनका पक्का काम किया है जातियों का, कि संविधान की देन है ये। मैं कुछ हद तक संविधान की देन मान लूंगा इस चीज को, लेकिन ये सरकारी दस्तावेजों में अंग्रेजों ने 1872 में शुरू की थी। 1872 में यानी कि जातीय आधार पर जनगणना शुरू कर दी। उससे पहले कोई व्यक्ति अपनी जाति बदल भी सकता था, क्योंकि जाति का क्या मतलब था, जैसा काम करना शुरू कर दिया उसको वैसे ही पुकारने लग जाते थे। किसी ने लकड़ी का काम करना शुरू कर दिया, बढ़ई कहने लगे, कोई घड़ा बना रहा है कुम्हार कहने लगे, कोई सोने का काम कर रहा था सुनार कहने लगे। यानी कि सरकारी दस्तावेजों में जातियां नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने परमानेंट ठप्पा लगा दिया। 10-10 साल के बाद जनगणना होती और जाति के आधार पर होती। फिर जब दस्तावेज में जातियां, ये हो गया ना कि अब ये 40-50 सालों में अब इनके पक्का ठप्पा लग गया, फिर काम चेंज कर लो। अब कोई चमार है, वो सुनार की दुकान करेगा तो भी चमार लिखा जाएगा।
अब सुनार है, वो चाहे चमड़े की दुकान कर लो तो भी सुनार लिखा जाएगा। कुम्हार है, चाहे साथियों वो कपड़े की दुकान कर लो, कुम्हारी लिखा जाएगा। यानी कि वो परमानेंट कर दी गई, और ये देन है अंग्रेजों की। रही बात जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की जब बात आती है, तो बाबा साहब तो कास्टिज्म को खत्म करना चाहते थे, लेकिन जो थ्योरी डिवाइड एंड रूल की थी, फूट डालो राज करो, और वो फूट किन में डाली जाएगी? जातियों में। जातियों में आपस में लड़ाओ, एक धर्म का दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ाओ और राज करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। वही सेम पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने अपनाई, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो थी नहीं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही थी देश में, और जितनी भी पार्टियां निकली है वो सारी कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। बहुत सारे लोग आरएसएस को गाली बकते मिलेंगे आपने। ये जो आरएसएस है और इनके जो संस्थापक हैं केशव वल्लभ हेडेगवार, जिन्होंने आज से 100 साल पहले आरएसएस का गठन किया। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। 27 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को। तो केशव बलराम जी कांग्रेस पार्टी में ही थे, वो कोई बाहर नहीं थे। और जब 1919 में इस देश के अंदर खिलाफत आंदोलन हुआ, वो एक्चुअली में खिलाफत आंदोलन नहीं था। आपने इतिहास इतना तो मेरे हिसाब से ये तो 7वीं 8वीं तक ही आ जाता है। ये वर्ड तो आपने सुने होंगे कि खिलाफत आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये चीजें आपने पढ़ी होगी। वो खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में था ही नहीं, ये था खलीफा आंदोलन। और ये मुसलमानों का आंदोलन था, क्योंकि एक तुर्की देश है, तुर्की देश में डियर फ्रेंड्स एक उपाधि होती खलीफा। खलीफा बैठता है, खलीफा एक उपाधि है। जैसे राजा की उपाधि होती है, इस सेठ की उपाधि होती है, लाला की उपाधि होती है, सरदार की उपाधि होती है। इसी प्रकार इनमें एक खलीफा की उपाधि है। तो खलीफा को कुर्सी से उतारना था, यानी कि खलीफा पद को खत्म करना था। और इसलिए वो जो मुसलमानों का आंदोलन था वो था खलीफा को बचाए रखने के लिए। तो सभी मुसलमानों ने खलीफा का समर्थन करना था। तो भारत में मुसलमान थे, तो यहां पर बात आई। तो जो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें देखा कि खलीफा के नाम से तो यहां आंदोलन होगा नहीं, क्योंकि यहां तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो खलीफा का, उन्हें भी इंटेलिजेंट थे, खलीफा की जगह कह दिया खिलाफत आंदोलन है। और उस खिलाफत आंदोलन में यानी कि वो आंदोलन होगा, भीड़ इकट्ठी होगी, गैदरिंग होगी। तो केशव बलराम हेडेगवार जो थे, उनके ये चीज समझ में आ गई कि ये तो यहां तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और अगर ये देश बच भी गया तो ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। और वो धर्म को बचाने के लिए साथियों अपने घर पर ही मीटिंग करते हैं। उसी समय नहीं, 1919 में नहीं, कुछ समय वो इंतजार करते हैं। वो उनके नाटकबाजी क्या चल रहा है पार्टी में, वो सब कुछ देखते हैं, और उन्हें एहसास हो जाता है कि ये जो पार्टी है ये इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बना देगी।
तो 1922 में नागपुर में अधिवेशन होता है, उसमें भी वो भाग लेते हैं। 1925 में मुंबई में अधिवेशन होता कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी भाग लेते हैं। फिर 27 सितंबर 1925 को जितने भी उसके संपर्क में साथी थे उन सभी को बोलते हैं कि मेरे घर पर मीटिंग है। तो उस मीटिंग में साथियों सिर्फ 12 लोग थे, पहली जो मीटिंग हुई। और 12 से 1200 कब हो गए, फिर 12,000 कब हो गए, फिर 12 लाख कब हो गए, समय ही नहीं लगा। तो 1925 में आरएसएस गठित हो जाता है। वो समझाते हैं कि यही बात है, हमारे धर्म को बचाना बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी हमारे धर्म को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ चुकी है। इसलिए आरएसएस का गठन हुआ था। और इसके ऊपर मैंने एक दिन स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि क्यों बना। और अगर आरएसएस नहीं होता तो ये आज देश मुस्लिम देश होता, भारत भी एक इस्लामिक कंट्री होता। तो एक रोहतक से था नरेंद्र हुड्डा, उसने कमेंट कर रखी ओनली जाट ओनली जाट। भैया जाति से कुछ नहीं होता, जाति के बलबूते से कुछ नहीं होता। यही तो कमजोरी है कि हम लोग जातियों में बट गए, अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। अब किसी स्टेट में किसी जाति का प्रभाव है, किसी स्टेट में किसी जाति का प्रभाव है, और हम अपने क्षेत्र के हिसाब से सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ सुपीरियर है तो हम हर जगह सुपीरियर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जातियों के हिसाब से चलेंगे तो साथियों जातियां हैं कितनी। ये 36 बिरादरी का तो ये एक झूठा नारा दे रखा है, ये खासकर हरियाणा और पंजाब में चलता है। 36 बिरादरी के नेता, 36 बिरादरी के नेता। उन नेताओं को ये पता ही नहीं 36 बिरादरी कौन सी है, कौन सी 36 बिरादरी। हजारों में है जातियां, 36 का क्या मतलब है। इस विषय पे किसी दिन मैं स्पेशल लाइव आऊंगा कि 36 बिरादरी ये वर्ड कहां से चक्के लेके आए हैं। कोई मतलब नहीं है 36 बिरादरी का, कि जब 36 बिरादरी है ही नहीं तो इस वर्ड का मतलब क्या है। तो अगर हम जातियों में बटेंगे हम सत्ता में नहीं आ सकते। अगर हमारी सत्ता नहीं रही तो डियर फ्रेंड्स ये देश गुलाम होगा पुनः। अब आप ये मत समझना कि नहीं अब गुलाम थोड़ा ही होगा। मेरा तो यहां तक मानना है कि हम तो आज तक गुलाम हैं। क्यों है गुलाम? क्योंकि आज भी हमारे देश में जो कानून है वे अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून चल रहे हैं। पुलिस कानून है, टोटली 1860 के कानून है। टोटल पुलिस अथॉरिटी कौन से कानून का इस्तेमाल करती है? 1860। देश के अंदर जितने प्रदेश हैं, प्रदेशों की अपनी अपनी पुलिस है। आंतरिक सुरक्षा किसके हाथ में है? पुलिस के हाथ में। कानून उनके पास कौन से है?
अंग्रेजों के कानून है, तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए तो ऐसे तो नहीं बनाए होंगे कि जनता को न्याय मिले, ऐसे तो नहीं बनाए। दूसरी बात, जो समितियां बनती हैं या जैसे संस्थाएं जो बनती हैं, कौन से कानून है? 1865 के। अब इन चीजों का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये बताओ क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। और भारत के संविधान में अधिकतर वे कानून हैं जो कि 1935 में अंग्रेजों ने बनाए। तो उस समय कौन सी संविधान सभा थी 1935 में? और साथियों, जो कानून है अब तो काफी कुछ तो खत्म कर दिया। जैसे आर्टिकल 370 था, जो कि हमारे देश, वैसे पढ़ने में तो हम जम्मू कश्मीर पढ़ लेते थे, लेकिन वो हमारे देश का हिस्सा ही नहीं था। और वो पढ़ाया क्यों जाता था? हमें पढ़ाया इसलिए जाता था ताकि हम ये सोचें कि हाँ, जम्मू कश्मीर हमारे देश का, जबकि उनका अलग संविधान, अलग उनका झंडा, अलग उनके राइट्स, अलग उनका रहन सहन। देन किसकी थी ये? नेहरू की। बाबा साहब के लाख मना करने के बावजूद भी ये धारा 370 आई कॉन्स्टिट्यूशन में, 35A आई कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो अब ये संशोधन हुआ है पार्लियामेंट में, जो वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड शक्तियां दी हुई थी, जो कि 9 लाख एकड़ जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा हो चुका था। अनलिमिटेड वो था डियर फ्रेंड्स, उनके पास अथॉरिटी कि जिस भी प्रॉपर्टी को ये दावा कर दे कि हमारे पूर्वजों ने दान में दी थी, वो जमीन उन्हीं की हो गई। तो अब ये चीज, इसके ऊपर शिकंजा कसा सरकार ने। विपक्ष है वो तो देखो चिल्लाएगा, उनका तो काम है चिल्लाना। लेकिन राष्ट्र हित में कितना बढ़िया फैसला है ये, 3 तलाक। अच्छा, दूसरी बात, संविधान कहता है कि सभी बराबर हैं, लेकिन किसी विशेष कम्युनिटी के लिए अलग से कानून है। मतलब जो सिविल कानून है, सिविल कानून क्या होता है? सिविल कानून मतलब जो हमारी जो आम जो जिंदगी है वो सिविल है। जैसे किस प्रकार जमीन का बंटवारा होगा, ये सारी चीजें सिविल में आती है। आपस का मतलब रहन सहन, जैसे पति पत्नी का झगड़ा है, सिविल मैटर है ये। तो जो सिविल कानून है, और एक है क्रिमिनल, आपराधिक मामले, जैसे मर्डर वगैरह आ गई इसमें, ये आपराधिक मामले हैं, एक सिविल। तो जो साथियों जिन्हें अल्पसंख्यक बोलते हैं, अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक की कोई डेफिनेशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा? कोई डेफिनेशन नहीं। संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, सबसे कम तो सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये है कम तो। लेकिन जब अल्पसंख्यक का नाम आता है तो निकल के आते हैं मुस्लिम। उनके लिए जो सिविल कानून है वे अलग है। उनमें तो मतलब वो तो कहते हैं कि वो ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इसमें संविधान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता, बौद्ध नहीं कर सकता, जैन नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं।
3 तलाक का मैटर आपने देखा भी खत्म किया, और कितनी मतलब जो महिलाएं थी उनकी जिंदगी तबाह हो जाती थी कि 3 बार बोलना ही था, चाहे मोबाइल फोन करके भी ये बोल दिया ना तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो जाता। कहीं घूमो फिर वो इस प्रथा को खत्म किया कानूनी तरीके से। और अभी तक साथियों बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी चीजें हैं जो खत्म करनी है, जो कि बहुत गलत है। अब ये सेकुलर वर्ड आप सुनते होंगे, सेकुलर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए शब्द नहीं है सेकुलर। ये सेकुलर वर्ड तो 1976 में आया है, इससे पहले सेकुलर वर्ड था ही नहीं। अब 1976 में बाबा साहब थोड़े थे, सारा दोष बाबा साहब के ऊपर मंड देते हैं लोग। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संशोधन होता है और 2 शब्द ऐड कर दिए जाते हैं संविधान की प्रीम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में। कौन से शब्द? एक सेक्युलर और दूसरा सोशलिज्म, समाजवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये 1976 में आई है और इंदिरा गांधी ने ऐड किया है। और ये भी नहीं है कि ये मतलब वहां लोकसभा और राज्यसभा से कोई पास हुआ हो ये चीज, नो, अकेली ने इमरजेंसी लगाकर, नेशनल इमरजेंसी घोषित करके, और ये शब्द घुसेड़े, जिसका नतीजा आज आप टीवी डिबेट में देखते होंगे क्या है। तो आज जिस तरीके से देश में जो चीज चल रही है, और जो हिंदू आपस में जातियों के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर या कोई जूनियर मान रहा है, कोई सुपीरियर मान रहा है, ये चीजें बंद करके, और हमने एकजुटता दिखानी होगी, हमें एक होना होगा, हमें हमारा धर्म समझना होगा। जो काम धंधे थे, वो काम धंधे जो पहले थे, वो काम धंधे अब चले गए, अब वो खत्म हो चुके हैं काम धंधे, क्योंकि वो काम मशीनों ने ले लिया है। और वो मशीनें किसी गरीब व्यक्ति की नहीं है, वे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो उनकी हैं। हम आपस में एक कास्ट के चक्कर में मत रहें कि मेरी ये कास्ट है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं मुझे मेरी कास्ट पर गर्व है। कास्ट पे क्या गर्व है? किस बात का गर्व है? कास्ट का कौन सा गर्व वाली बात है? गर्व अपना, या तो अपनी पहचान बनाओ। कोई पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, या पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कोई अच्छी, कोई सामाजिक कार्य करके, कुछ ना कुछ करके अपनी पहचान बनाओ, उस पे गर्व करो। जाति का क्या गर्व? और जाति पर गर्व करते हैं तो वही काम करो जो जाति के हिसाब से आपको मिला हुआ है। फिर दूसरे काम की क्यों सोचते? क्योंकि ये तो काम के हिसाब से बनी थी जाति। तो जिसने जैसा काम शुरू कर दिया वैसी उसकी जातियां बनती गई। और ये ब्राह्मणों ने नहीं किसी को ये कहा कि आपने जूते गांठने हैं, आपने कपड़ा बनाना है, आपने घड़े बनाने हैं, आपने भी लकड़ी का काम करना है, आपने सोने का काम करना है। ये ब्राह्मणों ने डिवाइड नहीं किया किसी को। उन बेचारों को ये दोष देना बिल्कुल सरासरी गलत है कि उन्होंने आपसे कोई जबरदस्ती काम कराया हो।
किसी से किसी ने कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाया। जबरदस्ती काम करवाया है तो जो बाहर से आए लोग, बाहरी आक्रांता रेपिस्ट जो आए, उन्होंने इस देश को गुलाम किया, उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया है, ये मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रविदास से जबरदस्ती जेल के अंदर चमड़ा उतरवाया गया, सिकंदर लोधी ने यह काम करवाया जबरदस्ती। जो सच है वो सच तो लोग बताते नहीं। जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, जबरदस्ती उनसे सफाई करवाई, ये जबरदस्ती थोपे हुए काम है। लेकिन ये ब्राह्मणों ने नहीं थोपे, ये थोपने वाले जो बाहरी आक्रांता थे वो। फिर अंग्रेजों ने तो परमानेंट ठप्पा लगाया है जाति का, और जातियों को जातियों में लड़ाने का काम किया है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम किया है, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाना, ये काम किया अंग्रेजों ने, डिवाइड एंड रूल। यही पॉलिसी डियर फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी ने अपनाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो जो नींव रखी है ये रखी अंग्रेजों ने। कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो 1885 में ही बन गई थी, आज की घटना थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी अब बनी हो। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करें। अपना कोई सुझाव है, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने पहचान बनानी है, अपने काम के हिसाब से पहचान बनाएं। ये जातियों के ऊपर प्राउड फील बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप अपनी जाति का प्राउड फील करते, फिर दूसरा अपनी जाति का प्राउड फील करेगा, और इसका मतलब उनके अंदर फिर क्या हो जाता है, एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है, पैराडॉक्स स्टैंड अप हो जाता है बीच में। उनकी विचारधारा मैच नहीं करती। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो सिख धर्म है, सिख धर्म से एक नया धर्म ने, एक नई शाखा निकल गई 15 साल पहले ही, कि बोले हम तो रविदासिया धर्म अलग से सिखों से निकले हैं, सिख धर्म से 15 साल पहले 2010 में। फिर अब ताकतवर हो गए, मजबूत हो गए। जितने बटेंगे उतने ही कमजोर होंगे, जितने बटेंगे उतने ही घटते जाएंगे, और घटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, और एक दिन इन चक्रों में पुनः वही पहले वाली हालात हो जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।